हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट 17 जनवरी आपका 2023 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है और इसमें ईवीएस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आज का जो लेवल है वो क्या रहा, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे विथ आंसर की। तो आप यहाँ पर यदि आपको कोई क्वेश्चन पता है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, उसका आंसर बताने का आपको पूर्ण प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ जितने भी क्वेश्चन हमें पता लगे हैं सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको देंगे और थोड़ी सी जो लैंग्वेज है इधर उधर हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले ईवीएस में पूछे गए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी जो चांगपा जनजाति है, इससे दो क्वेश्चन आज बने हुए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि जो चांगपा जनजाति है वो कहाँ पर पाई जाती है। अब इस तरीके के आपके ऑप्शन दिए थे तो आपको पता होगा कि जो चांगपा जनजाति है वो आपकी लद्दाख में पाई जाती है, तो सभी को पता है। अब जिसको पता होगा कि जो लद्दाख है इसको ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं? ठंडा रेगिस्तान। तो इसका राइट आंसर था आपका ठंडा रेगिस्तान। ठीक है, यहाँ पर चांगपा जनजाति पाई जाती है। अब लद्दाख के बारे में और आपसे पूछ सकते हैं, कोल्ड डेजर्ट इसे कहते हैं। यदि आपसे पूछते हैं कि ऊबड़ खाबड़ रास्ते कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो वो भी आपके लद्दाख में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो चांगपा जनजाति है ये बकरियों को पालते हैं और बकरियों को पाल करके उनसे जो ऊन प्राप्त किया जाता है उस ऊन से एक प्रकार का शॉल बनाया जाता है जिसे कहते हैं पश्मीना शॉल। इससे आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पूछेंगे आपसे कि पश्मीना शॉल किसके ऊन से बनाया जाता है। ऑप्शन देंगे भेड़ से, बकरी के ऊन से। ठीक है, तो बकरियों के ऊन से बनाया जाता है। और जो चांगपा जनजाति है ये अस्थायी निवास का निर्माण करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपका, तो उसे क्या कहते हैं? तो अस्थायी निवास को रेबो कहते हैं। इससे दूसरा क्वेश्चन क्या बना है, तो यहाँ लिया है कि जो चांगपा जनजाति है, चांगपा जनजाति के लोग जानवरों को रखने के लिए एक प्रकार का आवास बनाते हैं जो रेबो के पास में बना होता है। तो इसकी दीवारों को क्या कहते हैं? जानवरों का जो घर होता है तो उसकी दीवारें जो बनाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं? तो इस तरीके का आज क्वेश्चन पूछा गया, तो इसे कहते हैं लेखा। यदि आपसे पूछता कि चांगपा जनजाति स्वयं के जो अस्थायी निवास बनाते हैं, टेंट, उन्हें क्या कहते हैं? तो वो रेबो कहलाते हैं। यहाँ जानवरों का पूछा गया तो उसे क्या कहते हैं? लेखा कहते हैं। यहाँ एक ऑप्शन दिया है आपका इग्लू। इग्लू क्या कहलाता है? तो इग्लू आपने पढ़ा होगा, जो एस्किमो जनजाति होती है उसके निवास स्थानों को इग्लू कहते हैं। ठीक, तो आवास वाला आप टॉपिक देख करके जाएं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपके पिछली शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए कि मनाली में किस प्रकार की मतलब मानव आवास से क्वेश्चन बने थे। आज यहाँ इससे क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, लहसुन का कौन सा भाग खाया जाता है? मतलब यहाँ पर आपके भोजन से क्वेश्चन भी बन रहे हैं, तो आपको पता होगा कि कौन कौन से तने होते हैं, कौन कौन सी आपकी जड़ें होती हैं, तो आप इसका आसानी से आंसर दे देंगे। तो यहाँ पूछा गया कि लहसुन जो होता है इसका कौन सा भाग खाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ दिया है एक रसदार रोम। तो जो नींबू होता है इसके रसदार रोम खाए जाते हैं। ठीक है, गेहूं का भ्रूण खाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। पूछ लिया आपसे कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो वृक्ष वाले टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पिछली शिफ्ट में बना था आपका जो 13 जनवरी को था खेजड़ी वृक्ष से। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई से। और यहाँ पूछ लिया राष्ट्रीय वृक्ष, तो आपने बट वृक्ष या बरगद का वृक्ष के बारे में पढ़ा है, हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है। तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है हमारा बरगद। एक क्वेश्चन इससे बन जाता है कि वह कौन सा वृक्ष है जिसकी जो जड़ें हैं उसकी तने के रूप में उसकी सहायता करती हैं, तो वो भी आपके बरगद का ही वृक्ष होता है। ठीक है, यहाँ दिया है खेजड़ी का वृक्ष। तो खेजड़ी आपको पता है रेगिस्तान मतलब हमारे राजस्थान में देखने को मिलता है और खेजड़ी वृक्ष की छाया में मतलब बच्चे खेलते हैं, इसकी फलियों से सब्जी बनाई जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से केंद्र शासित, तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य से हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आज जोड़े के रूप में पूछा गया कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों का उपसमूह है, यहाँ बताना है। तो यहाँ दिया है चंडीगढ़ और लद्दाख। आपको पता होगा ये दोनों ही आपके केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी है, तो ये राइट आंसर है। फिर यहाँ दिया जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर तो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन केरल यहाँ दिया है जो कि आपका एक राज्य है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर लक्षद्वीप आपका केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन उड़ीसा राज्य है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन उड़ीसा आपका राज्य है, तो ये तीनों गलत हो जाते हैं। और इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चंडीगढ़ एवं लद्दाख। यदि आपसे पूछ लें कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। इसके बाद आपका मैप से एक क्वेश्चन बनता है, अरब सागर से लगे हुए राज्य कौन कौन से हैं और बंगाल की खाड़ी से कितने तटवर्ती राज्य लगते हैं।
टोटल तटवर्ती राज्यों की संख्या कितनी है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको बता दें कि आपका मतलब जो आपका दक्षिण पूर्वी एरिया है ये आपका बंगाल की खाड़ी यहाँ पर स्थित है। अब यहाँ जितने भी राज्य पड़ेंगे वो किससे लगेंगे, बंगाल की खाड़ी से, जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है आपका जो दक्षिण पश्चिमी एरिया जो है आपका, जिसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं, तो इस पर जितने भी राज्य स्थित हैं वो सारे आपके अरब सागर से लगेंगे। तो कौन कौन से हो जाएंगे आपके, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक और आपका सबसे दक्षिणतम राज्य यदि पूछ ले तो वो है तमिलनाडु। और ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो याद रखिए। इस प्रकार टोटल मिलाकर के जो तटवर्ती राज्यों की संख्या है वो कितनी हो जाती है, 9 हो जाती है। कौन कौन से, तो यहाँ से गिनेंगे हम गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बना आज, बावड़ी का अर्थ क्या होता है। तो बावड़ी का अर्थ होता है सीढ़ीदार कुआं। ठीक है, जो अलवरुणी आए थे उन्होंने हमारे यहाँ बताया तालाबों के बारे में। ठीक है, तो ये बावड़ी जो है जल संरक्षण से संबंधित है और इसका अर्थ पूछा गया तो ये है आपका सीढ़ीदार कुआं। नेक्स्ट है कुओं के बारे में नहीं, जो अलवरुणी आए थे उन्होंने तालाबों के बारे में बताया था, सॉरी। ठीक है, इन्होंने बताया था कि जो भारत के लोग हैं वो तालाब बनाने में माहिर हैं और कहा था कि यदि हमारे यहाँ के लोग देखेंगे तो वो तंग रह जाएंगे। ठीक है, तो अलवरुणी उज्बेकिस्तान का यात्री था, ये आपको बता चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका पेडागोजी में क्वेश्चन पूछा गया कि जो CCE होता है इसमें कम्प्रीहेंसिव का मतलब क्या होता है। तो CCE मतलब कंटिन्यूअस कॉम्प्रीहेंसिव एवोल्यूशन। ठीक है, तो इसका पूरा रूप क्या होता है, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है सतत, लेकिन यहाँ कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब पूछा गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापक। ठीक है, और एवोल्यूशन का मतलब होता है मूल्यांकन। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी था। और सतत और व्यापक का मतलब होता है कि जो मूल्यांकन है वो सतत रूप से करना चाहिए और इसमें ना केवल पढ़ाई बल्कि सर्वांग चीज़ें आ जाती हैं। मतलब बच्चे का सर्वांगीण विकास, खेल में बच्चे की क्या योग्यता रखता है, क्या क्षमता होती है, इसके अलावा वो रंगोली प्रतियोगिता में क्या योग्यता रखता है, अन्य जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो यहाँ पर कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब ही क्या होता है, व्यापक। ठीक है, आपसे आगे पूछ सकता है कंटिन्यूअस का मतलब तो सतत हो जाएगा। नेक्स्ट है आज लैंगिक जो रूढ़िवादिता है इससे एक क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं पता, लेकिन दिया गया था कि जो लड़के हैं वो इस तरह का कार्य करते हैं, मतलब बाहर के कार्य करते हैं, लेकिन जो लड़कियां हैं उनको आसान से कार्य करने के लिए दिए जाते हैं। तो ये किसे दर्शाता है, तो ये लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति है, या मान के चलिए कि किसी व्यक्ति का घर दिल्ली में है, तो दिल्ली के सापेक्ष चंडीगढ़ और देहरादून की स्थिति हमें बतानी थी। तो आपको बता दें, आपने मैप में देखा होगा इस तरीके का हमारा जो मैप होता है। ठीक है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा बताने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ मान के चलिए दिल्ली है। ठीक है, अब जो आपका चंडीगढ़ है, पंजाब यहाँ पड़ता है और आपका जो उत्तराखंड है वो इस तरफ पड़ता है। ठीक है, तो उत्तराखंड में देहरादून यहाँ है और चंडीगढ़ यहाँ, तो यही बतानी थी हमें स्थिति। तो सबसे पहले व्यक्ति चंडीगढ़ और देहरादून की स्थिति, तो ये पड़ेगा हमारा इस तरफ। ठीक है, थोड़ा सा आपका उत्तर पश्चिम एरिया पड़ेगा। ठीक है, उत्तर पश्चिम की तरफ, और ये कहाँ है, उत्तर पूर्व की तरफ। तो यही स्थिति बतानी थी, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पूर्व। अब एक क्वेश्चन पूछा गया आपका बाष्पीकरण से, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था आपका बाष्पीकरण से, और इस बार फिर से ऐसा क्वेश्चन था कि धूप में कपड़े जो सूखते हैं वो किस विधि पर आधारित होते हैं या किस विधि से सूखते हैं। तो जो जल होता है वो बाष्प के रूप में उड़ जाता है तापमान के कारण, टेम्परेचर के कारण। तो इसका राइट आंसर था आपका बाष्पीकरण। पिछली बार जो 13 जनवरी को क्वेश्चन आया था वो खमीरीकरण पर और दूध का पाश्चुरीकरण पर क्वेश्चन बना हुआ था। तो जो खमीरीकरण होता है उससे पौष्टिक तत्वों में नवनीयता आ जाती है, और दूध का वाष्पीकरण बताया था वो भी तापमान, मतलब उसको गर्म पानी या फिर हीट दे करके गर्म करते हैं, तो वो भी वाष्पीकरण विधि पर आधारित था। ठीक है, आज एक क्वेश्चन बना कि धूप में कपड़ों का सूखना किस विधि पर आधारित है। लैंग्वेज चेंज है लेकिन क्वेश्चन आया था, तो ये वाष्पीकरण विधि पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका प्रवासी और अप्रवासी क्या होता है। तो प्रवासी का मतलब होता है दूसरे देश, मतलब अपने देश के व्यक्ति दूसरे देशों में रहने लगते हैं। ठीक है, तो वो प्रवासी। लेकिन अप्रवासी जो कभी भी देश से बाहर नहीं जाती। तो इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, नेक्स्ट आपका निपुण भारत पर
आज ईवीएस में आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। एक तो निपुण का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इस पर एक क्लास लाएंगे जिसमें जितने भी क्वेश्चन आपके निपुण भारत से पूछे जा रहे हैं वो कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। इसके बाद आपके एनईपी से टोटल हर सब्जेक्ट में मिला करके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। इसके बाद आपका सीडीपी में वही कोहल वर्ग से क्वेश्चन पूछा गया एक, जीन पियाजे से आज 2 क्वेश्चन पूछे गए, वाइगॉस्की से 1 क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर से क्वेश्चन बना, एनसीएफ से क्वेश्चन पूछा गया, निपुण भारत से जेंडर वाला वही आपको बता दिया, बुद्धि से मतलब आपका बहुबुद्धि सिद्धांत एनईपी से, और सोशलाइजेशन जो है समाजीकरण से भी क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद आपके हिंदी में गद्यांश पद्यांश टोटल जो ग्रामर है 6 से 7 अंक की हर शिफ्ट में पूछी जा रही है। अब इसमें आपका अलंकार पूछ लेते हैं, हिंदी में प्रत्यय पूछते हैं, संधि पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके ग्रामर में पूछे जा रहे हैं। और आपको बता दें हिंदी पेडागोजी में आपके जो भाषा विकास का सिद्धांत है नॉम चॉमस्की का, ये अच्छे से कर लें, एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही रहा है। इसके बाद सभी वैज्ञानिकों के भाषा के संबंध में विचार, वाइगॉस्की ने क्या कहा, कोहलन ने क्या कहा है, इसके बाद आपके पावलाव ने क्या कहा है, ठीक है। अनुकरण पर किसने बल दिया है, तो ये विचार भी पूछे जा रहे हैं। और एक आज आपकी मैथ में अक्षमता पूछी गई है, डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित है, तो डिस्कैलकुलिया जो है आपकी यह गणितीय अक्षमता को प्रदर्शित करती है, ठीक। इसके बाद जो मैथ पेडागोजी है उसमें बेन हीले के ज्यामितीय स्तर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये भी आप क्लियर कर लें, ठीक है। तो इस तरीके का आज का जो पेपर का लेवल रहा वो मॉडरेट कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका ईवीएस है वो थोड़ा सा हार्ड लेवल का आ रहा है, नए नए क्वेश्चन इसमें जोड़े जा रहे हैं, ठीक है। आपने यदि कोई क्वेश्चन पता है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और आपको क्लास कैसी लगी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। थैंक यू।